नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK जीनियस सुभाष सर। ठीक है, सामान्य अध्ययन एक नज़र में यानी सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आपके HSSC में और SSSC के अंदर और या फिर रेलवे का जैसे चेकिंग करते हैं या अदर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन एग्जामों के अंदर यहाँ से बड़े महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आप सब बच्चों को रिक्वेस्ट है, अगर कोई नया बच्चा हमारी क्लास को देख रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल है GK जीनियस सुभाष सर, इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है भी, क्योंकि जितनी भी तरह की हमारी जो PDF जो आपको मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल GK जीनियस सुभाष सर पे मिलेगी। और ख़ास करके बच्चों के कमेंट आ रहे हैं बार बार है, तो करंट अफेयर की जो सारी की सारी PDF जो आपको मिलेगी ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GK जीनियस सुभाष सर पे मिलेगी। ठीक है भी, तो हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो चलो क्लास का शुभारम्भ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहने वाली है। यानी आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आपका SSSC के अंदर पूछा गया भी। ये क्वेश्चन जो आपका है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे भी। बहावी जो आंदोलन है इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मौलाना आज़ाद है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया या फिर सैयद अहमद भी। तो आपको ध्यान होना चाहिए सैयद अहमद जो है वो बहावी आंदोलन के क्या है, प्रवर्तक है। ठीक है भी, बहावी आंदोलन जो चलाया था वो किसने चलाया था? सैयद अहमद ने चलाया था। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। चिश्ती सिलसिला जो हम जिक्र करते हैं ना, चिश्ती सिलसिला के जो प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ये किसके साथ भारत आया था? आपको ध्यान होना चाहिए मोहम्मद गोरी के साथ। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत किसके साथ भारत आया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। चिश्ती संप्रदाय की क्या है, ये प्रवर्तक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इसकी दरगाह जो है वो अजमेर में है भी। कहाँ पर है इसकी दरगाह जो, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का हम जिक्र करें तो इसकी दरगाह रहेगी अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर को मैंने कई बार आपको बताया है अजय मेरू ने बसाया था। अभी किसने बसाया था? अजय मेरू ने बसाया था अजमेर को। और अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, हृदय, और राजस्थान का नाका भी कहा जाता है। ठीक है भी, यानी राजस्थान का नाका, राजस्थान का हृदय जो कहा जाता है वो अजमेर को कहा जाता है। अजय मेरू जो राजपूत राजा थे उन्होंने इसको बसाया था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर क्या है, दरगाह है। इसीलिए अजमेर को नवाज शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भी, नवाज शरीफ। ठीक है, गरीब नवाज के नाम से, किसके नाम से? गरीब नवाज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए भारत में सबसे बड़ी दरगाह जो आपकी है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। याद किया करो, मैंने कई बार आपको बताया है। एक तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, एक हजरत बल दरगाह। ये क्वेश्चन भी कई बार आपका पूछा भी, हजरत बल दरगाह। हजरत बल दरगाह आपकी श्रीनगर में है। ठीक है, JNK के अंदर श्रीनगर में है। और एक पूछी गई थी शेख सलीम चिश्ती की, कई बार बताया मैंने आपको शेख सलीम। तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ये फतेहपुर सिकरी के अंदर। कहाँ पर आपकी? फतेहपुर सिकरी के अंदर है। और एक आपको जैसे पूछा जाता है हाजी अली की दरगाह भी। क्या पूछी जाती है? हाजी अली की दरगाह। तो हाजी अली की दरगाह राज्य पूछे तो महाराष्ट्र, वैसे शहर पूछे तो बम्बई में है। कहाँ पर है? बम्बई के अंदर। तो ऐसे बड़े महत्वपूर्ण से क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का जैसे जिक्र किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो संबंध है किस सूफी संत के साथ अच्छे नहीं थे? देखो, मैंने हमेशा आप सब बच्चों को कहा भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो घुमा के पूछे जाते हैं। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध किस सूफी संत के साथ अच्छे नहीं थे? तो ये ख्वाजा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया था भी। ठीक है, इसकी दरगाह मैंने आपको बताई थी भी, कई बार बताया भी। निज़ामुद्दीन जो स्टेशन है ना, हजरत निज़ामुद्दीन स्टेशन, जो उस स्टेशन के पास से ये हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का क्या है, कब्र है। ठीक है, इसका मकबरा है। ठीक है, इसकी दरगाह है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। और ख़ास करके मोहम्मद बिन तुगलक नहीं भी, सॉरी ये गलत है, मोहम्मद बिन तुगलक का जैसे नहीं करोगे आप, ग्यासुद्दीन तुगलक के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे भी। किसके साथ अच्छे नहीं थे? ग्यासुद्दीन तुगलक के साथ। ठीक है भी, हनूस दिल्ली हस्ते, दिल्ली अभी दूर है। ये बात कहने वाला कौन था आपका? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। तो ग्यासुद्दीन तुगलक जो था ना, ग्यासुद्दीन तुगलक के साथ इसके संबंध क्या नहीं थे? अच्छे नहीं थे भी। और ख़ास करके अमीर खुसरो का जब हम जिक्र करते हैं ना, अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो किसका शिष्य था? आपको ध्यान होना चाहिए, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था भी। ये बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो का क्या था? गुरु था भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने
महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। सैकड़ों बार मैंने आपको हमेशा कहा है सभी बच्चों की, बौद्ध धर्म जो आपका है ना, बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो आपको याद कर लेना है, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से तो हमेशा आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इस यानी देह त्याग भी, क्या है? देह त्याग, इस संसारिक यात्रा को पूर्ण करना भी। क्या करना? इस संसारिक यात्रा को पूर्ण करना, यानी इस सांसारिक जीवन को छोड़कर इन लोग के अंदर जाना ही क्या है? महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध का जैसे जिक्र किया भी, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण? कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया या फिर लुम्बिनी। तो कुशीनगर के अंदर इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कितनी वर्ष की उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में। कितनी वर्ष की उम्र जो थी? 80 वर्ष की उम्र में इसने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। मैंने कई बार आपको बताया भी, बुद्ध का शिष्य था यहाँ पर, जो प्रिय शिष्य था कौन था? आनंद इसके पास था। भी कौन था? आनंद इसके पास था। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो कुशीनगर में तो इसको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है भी। कुशीनगर में क्या हुआ था इसको? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था इसको। और सारनाथ में क्या हुआ था? इन्होंने यानी धर्मचक्र परिवर्तन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। यानी इसने जो ज्ञान दिया था ना, ठीक है भी, उपदेश जो दिए थे, तो उपदेश जो दिया था इसने सारनाथ में। कहाँ दिया था इन्होंने? उपदेश जो दिया था वो सारनाथ के अंदर, ठीक है भी। और बोध गया में इनको क्या हुई थी? संबोधि, ज्ञान प्राप्ति हुई थी भी। क्या हुई थी? ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और लुम्बिनी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था भी। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ऐसे बड़े महत्वपूर्ण से क्या बनते हैं? आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है भी। तो आपको याद होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। जैसे कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, सारनाथ में इसने उपदेश दिए थे, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और बोध गया में क्या हुआ था? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी में क्या हुआ था? इनका जन्म। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बनती है भी, कुशीनगर में जो इनको जो मृत्यु हुई थी उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है भी। सारनाथ में जो इन्होंने ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, उसको कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और बोध गया में जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसको कहा जाता है संबोधि। क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। तो बहुत से महत्वपूर्ण क्या बनते हैं? इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। और बार बार क्या है? इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HSSC का जिक्र करो, SSC का जिक्र करो, या जितने भी तरह के जो आपके एग्जाम हैं, ठीक है भी। कोई नया बच्चा हमारी क्लास को देख रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस चीज़ के बारे में, एक बार क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी है, ए.ओ. ह्यूम है, जॉर्ज यूलिया बदरुद्दीन सेठ जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने क्या की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है भाई। अब क्लियर कैसे करना है आपको क्वेश्चन को? सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, कांग्रेस का जैसे जिक्र किया है, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है भाई। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम भी, ठीक है। संस्थापक जो थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, जबकि प्रथम जो इसके अध्यक्ष बने थे ना वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। यानी पहले जो अध्यक्ष बने थे कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और संस्थापक जो थे वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। जॉर्ज यूलिया का जैसे जिक्र करते हैं तो जॉर्ज यूलिया इसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे भी, ठीक है भी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष का अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे इसके जॉर्ज यूलिया थे। और बदरुद्दीन तैयबजी क्या थे? इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। पूछा जाता है कई बार कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था भी। कहाँ पर हुआ था? बम्बई के अंदर ये प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पूछा जाता है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। पूछा जाता है अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूलिया। पूछा जाता है मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट भी, पहली महिला इसके अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी पहले इसकी महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट बनी थी। आपको ध्यान होना चाहिए। एनी बेसेंट कब अध्यक्ष बनी थी? 1917 में, ठीक है भी। कब बनी थी? 1917 में। भारतीय मूल की कौन बनी थी? अगर भारतीय महिला का जिक्र करें तो सरोजनी नायडू। कौन बनी थी? आपकी सरोजनी नायडू बनी थी। कब बनी थी सरोजनी नायडू? 1925 में। कब बनी थी? 1925
25 के अंदर। फिर पूछा जाता है सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे भी इसके युवा अध्यक्ष। तो युवा अध्यक्ष का जैसे हम जिक्र करते हैं तो युवा अध्यक्ष इसके जो बने थे वो आपके बने थे मौलाना आज़ाद भी, ठीक है भी। मौलाना अबुल आज़ाद का जैसे हम जिक्र करते हैं ना, मौलाना अबुल आज़ाद युवा अध्यक्ष बने थे। 8वां नंबर क्वेश्चन ये बनता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट भी, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है भी। जे.बी. कृपलानी, यानी जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो ऐसे सैकड़ों आपके क्या बनते हैं क्वेश्चन है, बनते बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए भी आप सब बच्चों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा भी। क्या पढ़ना पड़ेगा? थ्योरी पढ़नी पड़ेगी भी। थ्योरी आप पढ़ोगे ना तभी ऐसे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो, ठीक है भी। अब एक बार क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय भारत के राष्ट्र जो वायसराय कौन थे भी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो लॉर्ड डफरिन भी, क्या है? लॉर्ड डफरिन कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो इस तरीके के आपके इंपॉर्टेंट क्या बनते हैं क्वेश्चन बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है? ठीक है, चिदंबरम है, तंजौर है, एमपी है या फिर पुरी का जैसे जिक्र किया है। तो आप सब बच्चे जानते हैं चिदंबरम में है भी, यानी भगवान नटराज का जो मंदिर है ना वो कहाँ पर आपका? चिदंबरम में, TN तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है, जिसमें भारतनाट्यम कला जो भारतनाट्यम शिल्प कला है भी, ठीक है भी। मैंने कई बार आपको बताया भी भारतनाट्यम जो नृत्य है ना वो भी किस राज्य का? आपका तमिलनाडु का। किस राज्य का है? तमिलनाडु का। तो नटराज जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित? आपका चिदंबरम में स्थित है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो तंजौर का आ गया है, तो तंजौर में कौन सा मंदिर है? विरदेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर आपका? विरदेश्वर। तो विरदेश्वर जो मंदिर रहेगा वो आपका तंजौर में रहेगा। विरूपाक्ष मंदिर का जैसे जिक्र करते हैं, विरूपाक्ष, ये क्वेश्चन HSSC में एक बार पूछा गया भी, HSSC के अंदर विरूपाक्ष मंदिर भारत में कहाँ पर है? तो ये हम्पी, ठीक है भी। ये वही हम्पी है जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है, ठीक है भी। तो भद्रा नदी के किनारे जो आपकी हम्पी है ना, ये विजयनगर साम्राज्य की क्या रही है? राजधानी रही है। और यहीं पर आपका विरूपाक्ष मंदिर है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। पुरी के पास कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर है। क्या है? कोणार्क सूर्य मंदिर। तो कोणार्क सूर्य जो मंदिर रहेगा वो आपका कहाँ रहेगा? पूरी उड़ीसा भी, पूरी उड़ीसा का जैसे आपने जिक्र कर सकते हो। मेरे कहने का ध्येय आप सब बच्चों को यही है कि जितने भी आपके हो सके क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हो, आपको जानकारी हो उनको आपको क्या करना चाहिए? रिपीट करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आप सब बच्चों को बनाने आ गए ना फिर तो पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है, भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? इंपॉर्टेंट है, याद करना भी सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर हिंदी? तो पाली भाषा का, ठीक है भी। मैंने आपको बताया था भी छठी जो शताब्दी ईस्वी, 5वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो थी ना, उत्तर वैदिक काल के बाद में 5वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो समाज में बहुत सी विकृतियाँ आ गई थी, ऊंच नीच की जो भावना थी, सतियों को निम्न दर्जे से देखा जाना, तब आपके जैन और बौद्ध धर्म का क्या हुआ था? उदय हुआ था। जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। जैन धर्म की जो भाषा थी ना वो तो थी प्राकृत। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। और बौद्धों की जो भाषा थी वो थी पाली भी। क्या थी? पाली, ठीक है भी। यानी बौद्धों की भाषा कौन सी थी? पाली थी। और जैनियों की जो थी क्या थी? प्राकृत थी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्धों ने उपदेश दिए थे पाली भाषा में और जैनियों ने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा के अंदर? प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, परंतु वास्तविक जो संस्थापक जो था आपका कौन था? वो महावीर स्वामी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था? ठीक है भी। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? भी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी का जैसे जिक्र किया। भी किसका जिक्र किया? सिकंदर लोदी का।
तो कुतुब मीनार का जो निर्माण जो पूरा किया था ना, निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए नींव जो रखी थी, इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कार्य पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं जो मंजिल है ना, उस 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था, और सिकंदर लोदी ने क्या करवाया था? इसकी मरम्मत करवाई थी। यानी 4 के 4 जो शासक दिए हुए ना, इन शासकों का संबंध किससे है? आपकी कुतुब मीनार से है। क्या है? कुतुब मीनार से हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कुतुब मीनार का जो निर्माण किया था ना, वो किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको ध्यान होना चाहिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था भी, कुतुबुद्दीन बख्तियार है काकी एक सूफी संत था। उस सूफी संत की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ठीक है भी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गद्दी पर बैठा था 1206 से लेकर 1210 तक बैठा था, और इसी ने आपको ध्यान होना चाहिए गुलाम वंश की स्थापना की थी। दास या गुलाम वंश का जैसे जिक्र करते हैं ना, उसका संस्थापक आपका कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर जो बैठा था वो कौन बैठा था? आपका इल्तुतमिश बैठा था, और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है भी, फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। इसको दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है? अकबर कहा जाता है। सिकंदर लोदी कट्टर सुन्नी मुसलमान था। सिकंदर लोदी ने इसका क्या करवाया था? मरम्मत करवाया था। किसकी? कुतुब मीनार का। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट से ऐसे क्या बना। कुतुब मीनार का ये भी ध्यान होना चाहिए, कुतुब मीनार जो आपकी है ये नई दिल्ली में है। भी कहाँ पर है? कुतुब मीनार जो आपकी रहेगी दिल्ली में रहेगी। चार मीनार आप पढ़ोगे तो चार मीनार आपकी हैदराबाद में रहेगी, और चांद मीनार आप जो पढ़ोगे तो चांद मीनार जो आपकी रहेगी, चांद मीनार रहेगी आपकी देवगिरी या दौलताबाद का, जैसे आप जिक्र करोगे। ठीक है भाई, कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में है, चार मीनार आपकी हैदराबाद में है, और चांद मीनार जो आप पढ़ोगे वो कहाँ पर? आपकी दौलताबाद के अंदर है। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। लीलावती पुस्तक के किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? ज्योतिष से है, दर्शन शास्त्र है, गणित से, फिर या विज्ञान से? तो लीलावती क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया भी है। लीलावती जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? आपकी गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। पहाड़ी को काट कर भी, क्या है? पहाड़ी को काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट है, चंदेल है, या चोल राजाओं ने? किन्होंने करवाया था भी? ठीक है भी, या तो राष्ट्रकूट शासकों ने क्या करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करा। तो ये विश्व प्रसिद्ध है भी, कैलाश मंदिर है ना, ये विश्व प्रसिद्ध है, और खास करके पहाड़ी को काटकर इसको शैलकृत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर है ये, कैलाश मंदिर है। आपको ध्यान होना चाहिए किस राज्य में है ये, तो रहेगा आपका MH महाराष्ट्र के अंदर रहेगा। महाराष्ट्र में जैसे हम पढ़ते हैं ना एलोरा की गुफाएं, कौन सी गुफाएं पढ़ते हो आप? एलोरा। तो एलोरा की गुफा में कौन सा विश्व प्रसिद्ध मंदिर आपका स्थित है? विश्व प्रसिद्ध मंदिर है कैलाशनाथ है मंदिर है। और एक ही चट्टान को इतनी सुंदर आकृतियां, उतनी सुंदर नक्काशी से उस मंदिर को बनाया गया, वो एक चट्टान से। देखो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके 19 नवंबर 2009 को इसको देखने का मौका मिला था भी, 19 नवंबर 2009 को। ठीक है भी, बहुत साल हो गए हैं इसको देखे हुए, अब भी कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर इसको देख के आएंगे। एलोरा की जो गुफा है वो किस धर्म से संबंधित है? 3 धर्मों से संबंधित है। किस धर्मों से? 3 धर्मों से संबंधित है। मैंने आपको कई बार बताया है। हिंदू जैसे जिक्र करते हैं, सनातन जो धर्म आपका, जैन और बौद्ध। ठीक है भी, जैन, बौद्ध और सनातन धर्म, तीनों धर्मों से संबंधित आपकी कौन सी गुफा है? वो एलोरा की गुफा है। और एलोरा की गुफा में विश्व प्रसिद्ध है शैलकृत मंदिर, कैलाश मंदिर है। किन राजाओं ने बनाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। किस शासकों ने बनाया था? आपको ध्यान होना चाहिए, ये राष्ट्रकूट जो शासक थे इन शासकों ने बनाया था। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, अजंता का अलग जो करते हैं, अजंता भी महाराष्ट्र में, अजंता एलोरा जो पढ़ते हैं ना, अजंता की गुफा जो है वो सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट हुआ है। अजंता की जो गुफा है वो किस धर्म से संबंधित है? तो आपके सिर्फ बौद्ध धर्म से, जबकि एलोरा की जो गुफा रहेगी वो आपके तीनों धर्मों से संबंधित रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, मोहम्मद बिन तुगलक, या कृष्ण देव राय, या फिर हर्षवर्धन? तो ह्वेनसांग जो आया था ना, ये चीनी यात्री था। चीनी यात्री था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इथिंग्स, ह्वेनसांग, फाहियान, ये क्या थे? आपके चीनी यात्री थे।
अवेनसांग जो आया था ना, ये किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन किस वंश से संबंध रखता था? आपका वर्धन वंश से संबंध रखता था। किस वंश से? वर्धन वंश। और अवेनसांग को कहा जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसको, अवेनसांग को। और आधुनिक शाक्य मुनि भी कहा जाता है। मैंने कई बार करवाया, ऐसे संबंधित है। आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से भी किसको जाना जाता है? अवेनसांग को जाना जाता है। अब एक चीज और क्लियर करनी है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था आपका फाइयान। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, खास करके जीडी की जो भर्तियां होती है ना, जीडी की जो डिफेंस में जो होती है, उसमें तो सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। फाइयान किसके काल में भारत आया था? तो उसमें मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम करते हैं, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में क्या आया था? ये भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का जैसे जिक्र करें तो इसके काल में इब्न बतूता आया था। मैंने पिछली वीडियो में भी जैसे जिक्र किया था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो आया था वो मोरक्को यात्री था, ये मैंने भी आपको बताया था। ये मोरक्को यात्री जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक है, भी शरीयत का बहुत अच्छा जानकार था, इसलिए मोहम्मद तुगलक ने आते इसको क्या बना दिया था? दिल्ली का काजी। कृष्ण देवराय का जिक्र करते हैं तो निकोलस कोटी। कौन आया था? निकोलस कोटी इसके दरबार में आया था। और हर्षवर्धन का हमें पढ़ ही चुके, अभी अवेनसांग इसके दरबार में आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? BHU इसकी फुल फॉर्म, जो BHU की फुल फॉर्म होती है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय है, एनी बेसेंट, जाकिर हुसैन, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 के अंदर किसने की थी? आपको ध्यान से पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। और पंडित मदन मोहन मालवीय को कौन सी उपाधि दी हुई थी? महामना की उपाधि दी हुई थी। कौन सी? यानी महामना की जो उपाधि दी हुई थी वो किसको दी हुई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय को दी हुई थी। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 के अंदर, आपको ध्यान रखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपको ध्यान होना चाहिए, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ना, पहले क्या होता था? एक कॉलेज होता था। अभी क्या होता था? एक कॉलेज। इस कॉलेज की संस्थापक जो थी वो एनी बेसेंट थी भी, यानी उस कॉलेज की जो हिंदू जो कॉलेज बना था बनारस में सबसे पहले, जिसको बाद में विश्वविद्यालय बना दिया गया था, तो हिंदू कॉलेज के संस्थापक एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, एनी बेसेंट थी। उसके बाद में जैसे हम और जिक्र करें, पंडित मदन मोहन मालवीय को अटल बिहारी वाजपेयी के साथ क्या दिया गया था? भारत रत्न भी दिया गया था। क्या दिया गया था इसको? भारत रत्न भी दिया गया था। एनी बेसेंट आपको मैंने पढ़ा ही दिया, अभी हिंदू कॉलेज की संस्थापक थी। और जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया जो विश्वविद्यालय है दिल्ली के अंदर, जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय है ना, उसके संस्थापक कौन थे? जाकिर हुसैन थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के अंदर किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है बनते हैं भी। ये बनारस जो है ना, इसी बनारस को आजकल हम वाराणसी कहते हैं भी। क्या कहते हैं इसको? वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वाराणसी के नाम से इसको जानते हैं। ये बनारसी जो पहले था काशी के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसको काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी BHU को जाना जाता था पहले। ठीक है भी, इम्पोर्टेंट है, खास करके वाराणसी के पास ही ये बनारस जो है ना, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? गंगा नदी के किनारे स्थित। और बनारस के पास ही आपका एक शहर है, आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मैंने कई बार इस चीज़ के बारे में बताया था, गाजीपुर भी। क्या है? गाजीपुर। और गाजीपुर को क्या कहा जाता है? काशी की बहन कहा जाता है भी। गाजीपुर को क्या कहा जाता है? काशी की बहन कहा जाता है। और गाजीपुर जो है ना, यहाँ पर राष्ट्रीय अफीम अनुसंधान संस्थान है भी। गाजीपुर का जैसे मैंने जिक्र किया ना, गाजीपुर में क्या है? राष्ट्रीय अफीम अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, और गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और गाजीपुर में आपको ध्यान होना चाहिए, यहीं पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जैसे मैंने कई बार आपको बताया ना भी, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त जो जिसने दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ना, वो भी आपकी कहाँ पर है? गाजीपुर में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की गाजीपुर में मृत्यु हो गई, गाजीपुर में इसको दफना दिया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम किस लिए जानते हैं? खास करके प्रशासनिक सेवाओं के लिए जानते हैं इसको। लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन भाई। क्लास कैसे लगी आप मेरे को कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताइए। ठीक है भी, तो इसी के साथ सभी बच्चे
क्लास को अगर अच्छी लगे ना तो शेयर ज़रूर करना भी, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है GKY जीनियस सुभाष उसको सब्सक्राइब करना, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि सारी के सारी PDF जो आपको मिलती है ना वो कहाँ पर मिलती है, हमारे टेलीग्राम चैनल GKY जीनियस से सुभाष सर पर। इसके अलावा और भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो 97-287-83-400 ये ब्रिजपाल सर का हमारा नंबर है। ब्रिजपाल सर से भी क्या कर सकते हो आप संपर्क कर सकते हो, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं भी और हर बच्चे का रिप्लाई करते हैं। ठीक है भी, मैं बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ के बारे में जब देखता हूँ भी एक एक बच्चे का वो सर क्या करते हैं, ब्रिजपाल सर रिप्लाई करते हैं। इस भागदौड़ भरे जीवन में हम कुछ नहीं कर पाते, परंतु ब्रिजपाल सर की मैं समर्पित भाव हमेशा देखता हूँ भी हर बच्चे को वो संतुष्ट करने का काम करते भी, बड़े अच्छे मोटिवेटर के रूप में भी हमारे ब्रिजपाल सर जाने जाते हैं। तो उनसे भी क्या कर सकते हो आप संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।